जिसमें रसायन विज्ञान के क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो इसमें कल जो है भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन को हल किया गया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें रसायन विज्ञान के संपूर्ण क्वेश्चन को हल करके बताया जाएगा। पेपर का कोड आप याद रखिए 824 BK, जिसमें सेट 2 चल रहा है और रसायन विज्ञान के सभी प्रश्नों को एक एक क्वेश्चन हल करके बताया जाएगा। तो इसमें एक खंड आपका ख है। अब खंड ख के बारे में जानकारी रखेंगे। खंड ख में आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया आपका 5 का क है, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है कि इसमें आपका प्रोपेनॉल में कौन सा ऑप्शन सही है। आपका CH3H5OH है, C2H5OH है, C6H6 आपका OH है, C3H7OH है। इसमें आपका प्रोपेनॉल का सूत्र क्या है, इसमें 4 ऑप्शन में से आपका, तो इसमें ध्यान देंगे आपका यह सभी क्वेश्चन को हल करके आपको बताया जाएगा। जिसमें यह क्वेश्चन आपको है प्रोपेनॉल, जो सूत्र देखे हैं अभी, तो इसमें आपको विकल्प जो डी है, डी ऑप्शन जो है वह सही है। आपका CH3H7OH जो है यह प्रोपेनॉल का सूत्र है, क्योंकि प्रोपेनॉल में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, जिसमें कार्बन में आपका 3 होना चाहिए और हाइड्रोजन आपका 7 होना चाहिए। OH का मतलब आपका एल्कोहल, और एल्कोहल में आल सब जोड़ते हैं तो इसलिए हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3H7OH होता है। तो विकल्प नंबर आपका डी जो है सही है। अब अगला क्वेश्चन को जानकारी रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें 5 का ख लिखा गया, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए आपको डिब्बे में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है, क्योंकि आपको खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जो डिब्बा बनता है उसमें जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला आपको दिया गया इसमें जिंक अपेक्षाकृत कम अवक्रियाशील है, दूसरा दिया गया टीन अपेक्षाकृत कम अवक्रियाशील है, और तीसरा दिया गया जिंक का गलनांक कम होता है, और चौथा ऑप्शन दिया टीन का गलनांक कम होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो है इसमें सही है, क्योंकि इसमें टीन जो है, टीन अपेक्षाकृत क्या है, कम अवक्रियाशील है, इसलिए टीन का लेपन होता है। इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि बेकिंग पाउडर को, ध्यान देंगे, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। तो बेकिंग पाउडर्स को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। पहला दिया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपका सोडियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन है। तो इसमें जो आपको विकल्प जो सी है, सी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब बेकिंग पाउडर जो गर्म करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसमें ऑप्शन जो है सी सही है। तो 5 का जो क्वेश्चन था वो विकल्पी था। आप क्वेश्चन जानेंगे 6 में क्वेश्चन है, क्या होता है जब, क्या होता है जब पहला एथेनॉल की क्षारी आपका पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराई जाती है। जब एथेनॉल जब क्षारी पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एथेनॉल की क्षारी पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया द्वारा एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। जब एथेनॉल को अब क्षारी पोटेशियम परमैंगनेट जो होते हैं यह उत्प्रेरक के कार्य करते हैं, और जब इसमें जब क्रिया करता है तो आपको एसिटिक अम्ल बनता है। तो इसका रिएक्शन नोट कर लेंगे, C2H5OH और 2 आपका हो जाएगा, इसको कहेंगे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, और इसका नाम हो जाएगा क्षारी पोटेशियम परमैंगनेट। सूत्र हो जाएगा KMnO4 है, सूत्र होता है CH3COOH। यह जो सूत्र बनेगा एसिटिक अम्ल बनेगा और उसके साथ जो H2O बनेगा जल बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि पहला क्वेश्चन क्या था, एथेनॉल के क्षारी पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। तो आपको आंसर लिखेंगे एथेनॉल की क्षारी पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराई जाती है तो एसिटिक अम्ल भी बनता है और उसके साथ जल भी बनता है। इस रिएक्शन को नोट कर लेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश में, अब सूर्य के प्रकाश में मेथेन क्लोरीन गैस से को मिश्रित किया जाता है तो क्या बनता है। तो सूर्य के प्रकाश में जब मेथेन क्लोरीन गैस को मिश्रित किया जाता है तो क्या बनता है। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4। मेथेन जो क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो क्लोरोमेथेन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोमेथेन बनता है। क्लोरोमेथेन का सूत्र होता है CH3Cl प्लस यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है। तो सूर्य के प्रकाश में जब मेथेन क्लोरीन के साथ जब मिश्रित होता है तो क्या बनता है, तो क्लोरोमेथेन बनता है। यह 6 का
का क क्वेश्चन था, समाप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 6 का ख क्वेश्चन दिया गया है आपका, कापर ग्लास आयस से किस प्रकार तांबा विलगित किया जाता है। जो कापर ग्लास है कि आयस से हमको तांबा मतलब आपको कापर को ही तांबा भी कहा जाता है, आपको तांबा आपको विलगित किया जाता है। कैसे? कापर ग्लास अगर हो और उससे हमें तांबा बनाना है तो कैसे बनेगा, तो इसके लिए लिखेंगे आपका यहाँ पर आंसर कि कापर ग्लास का सूत्र होता है C2S होता है आपका। C2S को वाई मतलब आपको ऑक्सीजन हो जाएगा, वाई में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है। आंशिक रूप से कहा जाएगा ऑक्सीकृत होता है, तथा ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कापर ग्लास से क्रिया करके कापर धातु देते हैं। तो यहाँ पर कापर धातु कैसे बनता है, यह कापर ग्लास है C2S जो देख रहे हैं, और वाई के साथ जब गर्म किया गया है तो वह ऑक्सीकृत हो गया। कापर जो ऑक्साइड बना है उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी बना है, इसको क्यूपरस ऑक्साइड भी बोला जाता है, और यह सल्फर डाइऑक्साइड बना है। आप पुनः जो है आपका C2 आपका Cu2O जो है फिर कापर ग्लास से क्रिया करता है तो कापर का हो जाता है धातु प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ रिएक्शन से आपको समझ में आ गया कि कापर ग्लास जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो क्यूपरस जो है क्यूपरस ऑक्साइड बना, उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड बना, और क्यूपरस जो ऑक्साइड जो है कापर ग्लास से फिर पुनः क्रिया करके आपको तांबा धातु क्या हो गया, विलगित हो गया। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है 7 का क, यहाँ क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। अब निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहला जो दिया है तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो इसका उत्तर होगा कि तन सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं दानेदार जिंक के साथ जब क्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, तो H2SO4 यह सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और ये जिंक जो दानेदार जिंक है जब क्रिया किया है तो जिंक सल्फेट बना है, और उसके साथ कौन गैस बना है, तो हाइड्रोजन गैस बना है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया, 7 के क में 2 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम चूड़ के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब होता है एल्युमिनियम चूड़ के साथ अब क्रिया करने पर एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। जब तन जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है एल्युमिनियम आपका एल्युमिनियम चूड़ के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब एल्युमिनियम के साथ जब क्रिया किया है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बना है और हाइड्रोजन गैस बना है। यह 6 इसलिए लिखा गया संतुलित करने के लिए आपका यहाँ पे 6 या 6 आपका यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया। Cl आपका 3 है, और यहाँ पर देखेंगे Cl आपका यहाँ पर 3, आप यहाँ या 2 लिख देंगे, आपका यहाँ पे 2 आपका 2 यहाँ रहेगा, 2 Al आपका Al आपका 2 हो गया, 3 दूना 6 आपका 6 आपका Cl हो जाएगा। तो ये संतुलित करने के लिए आपका 6 और 2 लिखा गया। तो समझ में आ गया कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है एल्युमिनियम चूड़ के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब यहाँ 7 का ख क्वेश्चन जानेंगे। 7 का ख क्वेश्चन है, 7 का ख यहाँ दिया गया 7 का ख कि कार्बन के कौन कौन से 2 विशिष्ट गुणधर्म हैं जिसके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है। कार्बन के कौन कौन से 2 विशिष्ट गुणधर्म हैं जिसके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन के 2 विशिष्ट गुणधर्म निम्न हैं। पहला जो होगा कार्बन परमाणु श्रृंखलन। पहला क्या होता है, कार्बन परमाणु श्रृंखलन का श्रृंखलन कार्बन परमाणुओं की विशेष गुण होता है। याद रखें श्रृंखलन जो होता है कार्बन परमाणुओं का क्या होता है, विशेष गुण होता है, जिसके कारण कार्बन परमाणु सीधी शाखी तथा वलय श्रृंखलाएं बना लेते हैं। जो कार्बन परमाणु होते हैं वह सीधी लाइन में भी बनाते हैं, शाखित भी बनाते हैं, और वलय मतलब रिंग के रूप में भी बनाते हैं, श्रृंखला बना लेते हैं। दूसरा जो इसका गुणधर्म है कार्बन परमाणु के चतुः संयोजकता। कार्बन परमाणु के क्या होते हैं, चतुः संयोजकता होते हैं। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो गया, कार्बन परमाणु के चतुः संयोजकता का मतलब ये हो गया कि चतुः संयोजकता के कारण कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध आबंध बनाते हैं। कौन कौन बंध बनाते हैं, तो एकल बंध बनाते हैं, द्विबंध बनाते हैं और त्रिबंध आबंध बनाते हैं। इसलिए कार्बन की श्रृंखलाएं क्या होती हैं, असंख्य यौगिक बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 का ख। 7 का ख क्वेश्चन दिया है आपका ब्रोमोपेंटेन, लिखा गया आपका ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन है तो CH3
CH2 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 CH2, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन चाहिए पेंटेन का, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब Br लिख देंगे, आपका ब्रोमो हो गया। यहाँ CH3 आपका CH2, फिर CH2 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 लिख करके लास्ट में Br लिख देंगे, किसका सूत्र बन जाएगा, तो यह ब्रोमो पेंटेन का सूत्र है। अब अगला क्वेश्चन 7 का गौ। 7 का गौ में आपका पहला क्वेश्चन जानेंगे। 7 के गौ में आपका 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला दिया गया आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी किस नियम पे आधारित थी। जो मेंडलीव की आवर्त जो सारणी बना था वह किस नियम पे आधारित थी, तो लिखेंगे आपका तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम पर आधारित था। जो तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार, जो तत्व के जो परमाणु भार थे उसके बढ़ते हुए क्रम पे क्या थे, आधारित था मेंडलीव का आवर्त सारणी। अर्थात इसको लिखा जा सकता है, इसको अर्थात में लिख सकते हैं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यह मोस्ट आईएमपी है। मेंडलीव का आवर्त नियम होता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। इसे आप डबल इनवर्टेड कामा में भी लिखा जाएगा कि जिससे आपको कॉपी में अच्छा लगे। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यह मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम है। अब अगला क्वेश्चन 7 का ग का जो दूसरा है, साबुन अथवा अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया किन समूहों पे आधारित है, स्पष्ट करें। अब यहाँ पर साबुन अथवा अपमार्जक के सफाई प्रक्रिया किन समूहों पे आधारित है, इसे स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा साबुन तथा अपमार्जक की सफाई जलरागी समूह। याद रखेंगे, साबुन तथा अपमार्जक की जो सफाई होता है किससे होता है, जलरागी समूह तथा जल विरागी हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला पर आधारित है। तो जल विरागी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पर क्या है, आधारित है। तो यह बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। साबुन अथवा अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया कई बार एक क्वेश्चन में आ चुका है। 2018 में भी क्वेश्चन में आया था, 2019 के पेपर में भी आया, यह 2020 के भी पेपर में आ सकता है, इसलिए इसे तैयार कर लेंगे। साबुन तथा अपमार्जक के सफाई जो होता है जलरागी समूह तथा जल विरागी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पे क्या है, आधारित होता है। तो ये 7 का ग क्वेश्चन था, समाप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे 8 का क। 8 का क क्वेश्चन जो देखेंगे बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन साबुनीकरण है यह हर साल के पेपर में आता है, इसलिए साबुनीकरण को आप लोग तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। बहुत आईएमपी है साबुनीकरण। और सजाती श्रेणी हर साल के पेपर में आता है, साबुनीकरण सजाती श्रेणी। तो साबुनीकरण क्या है, लिखेंगे जब वसा से सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखेंगे जब वसा में आपका कौन कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका NaOH भी हो सकता है या आपका KOH भी हो सकता है। तो लिखेंगे जब वसा में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म किया जाता है तो ग्लिसरॉल के साथ साबुन प्राप्त होता है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है, इसको जब 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि जब वसा में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म किया जाता है तो ग्लिसरॉल के साथ साबुन प्राप्त होता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सजाती श्रेणी, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर आपको सजाती श्रेणी भी क्वेश्चन है। तो अब सजाती श्रेणी क्या है, बहुत आईएमपी भी क्वेश्चन है क्योंकि ये कई सालों से पेपर में आ रहा है सजाती श्रेणी। अब सजाती श्रेणी क्या है, आपका कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रेणी जिसमें 2 निकटवर्ती सदस्यों के अणुसूत्रों में CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, तो CH2 का अंतर होता है, उसे सजाती श्रेणी कहते हैं। 2 कार्बनिक यौगिक ऐसी श्रेणी होगी जिसमें 2 कार्बन जो होगा उसके निकटवर्ती सदस्यों के अणुसूत्रों में कितने का अंतर होगा, CH2 का अंतर होता है, उसी को सजाती श्रेणी कहते हैं। जैसे आपका CH4 और C2H6 लिखा गया, आपका यहाँ पर 6 है, में अंतर कितना होगा, तो यहाँ 2 कार्बन में से 1 कार्बन घट जाएगा तो 1 कार्बन हो गया। 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन निकल जाएगा तो 2 आपका हो जाएगा। तो CH2 का जब अंतर होता है तो उसी को क्या कहते हैं, सजाती श्रेणी कहते हैं। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। 2020 में भी क्वेश्चन ये आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन 8 का आपका ख। 8 का ख जो क्वेश्चन है, ये जो पेपर है 824 बीके पेपर, जो पेपर का कोड 824 बीके चल रहा है, इसलिए इसे पूरा देखिए और इसे आप लोग तैयार कर लीजिए। पूरा 7 सेट पेपर आपको हल किया जाएगा। आज दूसरा सेट पेपर चल रहा है, तो इसमें आज का जो आपका क्वेश्चन है बहुत आईएमपी क्वेश्चन चल रहा है, तो इसलिए आप लोग पूरा पेपर देखते रहिए जिससे समझ में पूरा आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन जो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह फर्स्ट पेपर में भी आपका जो पेपर कोड आपको इसके पहले आपका BJ जो चल रहा था उसमें भी ये पूछा गया था और इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा
जा रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है और इसका एक उपयोग बताइए। तो इसका विधि लिखेंगे, जब जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम को कितना गर्म करना है, तो 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यह जिप्सम का सूत्र होता है, यहाँ पे CaSO4 × 2H2O जब गर्म करेंगे तो यह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। CaSO4 × H2O + 3H2O, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका कहा कि एक उपयोग लिखिए, यहाँ एक उपयोग लिखिए, तो आप एक ही उपयोग लिखिएगा, ठीक ना, पेपर में। तो उपयोग क्या होता है, मूर्तियां बनाने में। यहाँ पे हम उपयोग दो लिखे हैं, मूर्तियां बनाने में भी प्रयोग कर सकते हैं और चाक बनाने में भी उपयोग कर सकते हैं, और ये आपका हड्डी जो टूट जाता है उसको प्लास्टर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो इसकी विधि समझ में आ गया होगा कि जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसको रिएक्शन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर यदि आपको PDF फाइल चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, PDF फाइल चाहिए तो आपको PDF फाइल भी आपको नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है 8 का क का अथवा हो गया। अब इसमें अथवा भी क्वेश्चन दिया गया है, तो अथवा वाला क्वेश्चन को जानकारी रखेंगे। आपका पहला आपके इसमें अथवा क में आपका अथवा जो दिया है, एथनोइक अम्ल। एथनोइक अम्ल को स्टीरीकरण के क्रिया को रासायनिक समीकरण लिखिए तथा NaOH और NaHCO3 से के साथ अभिक्रिया भी लिखिए। एथनोइक अम्ल को याद रखिएगा एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। तो जब एसिटिक अम्ल जब एथिल एल्कोहल से क्रिया करने पर एस्टर बनता है, याद रखिएगा, जब एसिटिक अम्ल जो होता है या एथनोइक अम्ल जो होता है एथिल एल्कोहल से क्रिया करने पर क्या बनता है, एस्टर बनता है, तथा इस क्रिया को स्टीरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत MP भी क्वेश्चन है, कई बार स्टीरीकरण से पूछ देता है, स्टीरीकरण के पर आपको टिप्पणी दीजिए। तो स्टीरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो एसिटिक अम्ल एथिल एल्कोहल से क्रिया करने पर एस्टर बनता है और इस क्रिया को स्टीरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH होता है और C2H5OH होता है। यह CH3COOH किसका सूत्र है, तो एसिटिक अम्ल है, और ये एथिल एल्कोहल है आपका C2H5OH। जब गर्म किया गया है तो आपको CH3COOH C2H5 यह एस्टर बना है, अब प्लस आपका H2O बना है। तो इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन इसमें था आपका एथनोइक अम्ल स्टीरीकरण के क्रिया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यह NaOH से क्रिया कराया जाएगा और ये आपका NaHCO3 से क्रिया कराया जाएगा। तो अब NaOH से जब क्रिया करेगा, NaOH से क्रिया कौन करेगा, तो एसिटिक अम्ल ही आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराना है और NaHCO3 से क्रिया कराना है। तो अब इसके लिए आपको रिएक्शन नोट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ लिखा है आपका NaOH से आपका क्रिया। अब NaOH से जब क्रिया होगा तो NaOH से क्रिया कौन करेगा, तो एसिटिक अम्ल NaOH से क्रिया करने पर सोडियम एसीटेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम एसीटेट। एसिटिक अम्ल NaOH से क्रिया करने पे आपका सोडियम एसीटेट बनता है। CH3COOH होता है, NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। क्रिया करने पर आपको CH3COOH प्लस आपका H2O बनेगा। यह सूत्र जो है सोडियम एसीटेट बनता है और जल बनता है। दूसरा जो होता है आपका NaHCO3 से आपको क्रिया कराना था, तो Na आपका NaHCO3 के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो एसिटिक अम्ल जब है NaHCO3 से जब क्रिया करने पर सोडियम एसीटेट भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा आपका जल बनता है। यहाँ तीन चीज बना है, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। यह सूत्र किसका है, तो एसिटिक अम्ल का है। CH3COOH होता है और NaH आपका CO3 आपका है। आज जब इसको गर्म करेंगे तो आपको क्या बनेगा, तो सोडियम एसीटेट CH3COOH अब प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ आपका जल बनता है। तो ये समझ में आ गया होगा 8 का क जो क्वेश्चन अथवा था। अब यहाँ ख को जानेंगे, अथवा क्वेश्चन क्या है, तो इसमें क्वेश्चन है धामन सोडा। धामन सोडा बनाने के रासायनिक समीकरण तथा एक उपयोग लिखिए। अब धामन सोडा कैसे बनता है और इसका एक उपयोग लिखना है। तो अब धामन सोडा बनाने की विधि क्या है, अब इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ विधि लिखेंगे, प्रयोगशाला में धामन सोडा बनाने के लिए कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। तो प्रयोगशाला में अगर धामन सोडा बनाते हैं तो कास्टिक सोडा को सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके क्या करते हैं, प्राप्त किया जाता है। यह कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaOH होता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। गर्म जब करेंगे तो आपको ये जो सूत्र बनेगा, यह किसका सूत्र बनेगा, तो धामन सोडा बनेगा। Na2CO3 प्लस आपका H2O बनता है। तो धामन सोडा बनाने के रासायनिक समीकरण देना था और इसका एक उपयोग बताना है। तो इसका उपयोग कहाँ कर
सकते हैं, धामा सोडा का उपयोग क्या कर सकते हैं, तो जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। यह जो है क्वेश्चन जो है अब समाप्त हुआ। रसायन विज्ञान पेपर आपको संपूर्ण हल हो गया। पेपर का कोड आपका क्या था, तो 824 आपका बीके जो है पेपर जो था कोड आपको में रसायन विज्ञान क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब कल जो है बायोलॉजी वाले क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा, तो कल बायोलॉजी वाले क्वेश्चन को आप लोग पूरा देखिएगा, जो आपको पूरा ये पेपर समझ में आ जाए और इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे क्या 2020 पेपर जो है आपको एकदम आसान हो जाए। तो अब कल के लिए जीव विज्ञान आप लोग पेपर जरूर देखिएगा, लाइव क्लास जरूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। यदि आप पीडीएफ फाइल चाहिए तभी आप लोग कमेंट कीजिएगा, नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा जिससे आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल जीव विज्ञान में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।